वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 16 अक्टूबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है पाक जलडमरू मध्य के बारे में, यानी पाक स्टेट के बारे में। ये मैप है, इसमें ये इंडिया का मैप है, ये तमिलनाडु है और ये श्रीलंका है। और यहाँ पे ये पाक स्टेट एरिया इसको बोलते हैं, और यहीं पे ये गल्फ ऑफ मन्नार है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। तो अभी हाल ही में भारत और श्रीलंका ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक नए रोड मैप के तहत पाक जलडमरू मध्य को यहाँ पर एक नौका शुरू करी है। तो अभी ये चर्चा में आया है, तो इसके बारे में जानते हैं। ये जलडमरू मध्य जो भारत के तमिलनाडु राज्य और प्रायद्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका के बीच स्थित है। इस जलडमरू मध्य का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है, जो ब्रिटिश राज के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी 1755 से 1763 टाइम पीरियड के बीच गवर्नर थे। इन्हीं के नाम पर ये पाक स्टेट का नाम रखा गया है। ये दक्षिण में पम्बन द्वीप ये भारत में है, और एडम्स पुल जो सैलों से एक श्रृंखला यानी पत्थरों से बना हुआ पुल है, और मन्नार की खाड़ी और मन्नार द्वीप जो श्रीलंका से घिरा हुआ है यहाँ पर पड़ता है। ये उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम से मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। जलडमरू मध्य के दक्षिण और पश्चिमी भाग को पाक खाड़ी भी कहा जाता है। जलडमरू मध्य ये 40 से 85 मील यानी 64 से 137 किलोमीटर चौड़ा और 85 मील लंबा और 330 फीट लगभग 100 मीटर से कम ये गहरा है। यहाँ कई नदियाँ जाकर मिलती हैं, जिसमें तमिलनाडु की बैगई नदी भी शामिल है। इस जलडमरू मध्य पर उत्तरी श्रीलंका का वाणिज्यिक केंद्र जाफना का बंदरगाह स्थित है। अब देख लेते हैं एडम्स पुल के बारे में कुछ मुख्य तथ्य। तो एडम्स पुल, जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, ये चूना पत्थर की एक श्रृंखला है जो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व तट पर पम्बन द्वीप यानी जिसको रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं, और श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी तट मन्नार द्वीप के बीच में ये स्थित है। भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि यह पुल भारत और श्रीलंका के बीच एक पूर्व भूमि संपर्क है। यह पुल 50 किलोमीटर लंबा है, जो मन्नार की खाड़ी और यानी दक्षिण पश्चिम और को पाक जलडमरू मध्य ये उत्तर पूर्व से ये अलग करता है। इस क्षेत्र में कुछ रेतीले तट सूखे हैं, और ये समुद्र बहुत यहाँ पर उथला है। कुछ स्थानों पर केवल 1 से 10 मीटर ही गहरा है, जो नेविगेशन में बाधा डालता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि राम सेतु एक प्राकृतिक संरचना है, जो टेक्टोनिक गतिविधियों और मूंगों में रेत फंसने से ये बनी है। इस संरचना का हिंदू और मुस्लिम दोनों पौराणिक कथाओं में महत्व है, जबकि हिंदुओं का मानना है कि ये वही पुल है जिसे भगवान श्री राम और उनकी सेना ने लंका पार करने और रावण से लड़ने के लिए बनाया था। जबकि इस्लामी जो किंवदंती है उसके अनुसार एडम ने श्रीलंका में एडम्स चोटी पर तक पहुंचने के लिए इस पुल का उपयोग किया था, जहां वह पश्चाताप में 1000 वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहे थे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सरस्वती सम्मान पुरस्कार के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में तमिलनाडु की लेखिका हैं शिव शंकरी, उनको ये सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो ये इनकी पुस्तक जो स्मरणों मतलब का इनकी पुस्तक है, एक बामसम के लिए इनको सरस्वती सम्मान 2022 के लिए दिया गया है। तो इसके बारे में जानते हैं। ये पिछले 10 वर्षों में लगभग 22 भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए प्रति वर्ष दिया जाता है। ये भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। इसका चयन तो ये कठोर त्रिस्तरीय प्रक्रिया का पालन करता है, जिसके बाद चयन परिषद द्वारा इसका अंतिम निर्णय इसमें दिया जाता है। मतलब 3 लोगों द्वारा ये निर्णय इसका लिया जाता है, उसके बाद निर्णय दिया जाता है। इसकी स्थापना के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी, और ये व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा अन्य साहित्यिक पुरस्कार हैं, इसके द्वारा दिए जाते हैं के बिरला फाउंडेशन द्वारा। इसमें एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और 15 लाख रुपए नगद राशि पुरस्कार के साथ दी जाती है। शिव शंकरी के अन्य कुछ कार्य भी हैं। इसमें शिव शंकरी का साहित्य करियर 5 दशकों से अधिक रहा है। वह 36 उपन्यास लिख चुकी हैं, और 48 उपन्यासों में 150 लघु कहानियाँ, 15 यात्रा वृत्तांतों और निबंधों के साथ 7 संग्रह और 3 जीवनियों की लेखिका हैं। उनका 2019 का स्मरण सूर्य वामसन 2 खंडों में प्रकाशित हुआ है।
इसका पहला एक बच्चे से एक युवा लेखक के रूप में काया पलट है, और दूसरा एक प्रशंसित लेखिका के पंख फैलाने का जीवन और उसका समय के बारे में बताता है। हमारा अगला आर्टिकल है प्रोटिस्ट के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। एक प्रोटिस्ट के हालिया डीएनए विश्लेषण से एक सूक्ष्म जीव के आनुवंशिक कोड में आश्चर्यजनक विचलन का पता चला है, तभी ये चर्चा में आया है। तो आइए देखते हैं। प्रोटिस्ट जीवों का एक विविध संग्रह है जो पशु, पौधों, बैक्टीरिया या कवक समूहों में शामिल नहीं हो सकता है। कि किंगडम प्रोटिस्टा जीव ये 6 साम्राज्यों में से एक है, और अन्य हैं जैसे यूबैक्टीरिया, अर्किया, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। इसके प्रोटिस्ट को पौधों, जानवरों और कवक के बीच सामान्य पैतृक संबंध माना जाता है, जिससे ये 3 समूह विकास की प्रक्रिया में विकसित हुए हैं। प्रोटिस्ट यूकैरियोट्स होते हैं क्योंकि इनके पास एक नाभि और अन्य झिल्ली बाध्य कोशिकाएं यानी संरचना जो एक विशिष्ट कार्य करती है वो इनमें पाई जाती है। इसमें से अधिकांश अमीबा की तरह एक कोशिकीय हैं, हालांकि कुछ प्रोटिस्ट समुद्री शैवाल की तरह बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय प्रोटिस्ट अत्यधिक विशिष्ट ऊतक या इनके अंग इनमें नहीं होते हैं। अधिकांश प्रोटिस्ट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और वह अंग को कोशिकाओं के उपयोग के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसके अपवाद में कुछ प्रोटिस्ट ऐसे भी हैं जो अनॉक्सी स्थितियां या ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण में रहते हैं। इनका पर्यावास तो ये लगभग सभी प्रोटिस्ट किसी न किसी प्रकार के जलीय वातावरण में मौजूद होते हैं, और जिनमें मीठे पानी और समुद्री वातावरण, नम मिट्टी, यहाँ तक कि ये बर्फ में भी रहने में सक्षम होते हैं। कई प्रोटिस्ट जैसे शैवाल प्रकाश संश्लेषण में होते हैं और पारिस्थितिक तंत्र में ये महत्वपूर्ण प्राथमिक उत्पादक होते हैं। कुछ प्रोटिस्ट मलेरिया और नींद की बीमारी जैसी गंभीर मानव बीमारियों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है डेविड स्लिंग के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। हाल ही में इजराइल ने हमास रॉकेट को रोकने के लिए डेविड स्लिंग वायु रक्षा प्रणाली का उपयोग करने की पुष्टि की है, तो अभी ये चर्चा में आया है। तो अब जान लेते हैं डेविड स्लिंग क्या है। तो ये एक इजरायली मध्यम दूरी का एक वायु रक्षा प्रणाली है जिसे कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, बड़े कैलिबर रॉकेट और क्रूज मिसाइलों को हराने के लिए डिजाइन किया गया है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सह विकसित पॉइंट डिफेंस, आयरन डोम और ऊपरी स्तरीय एरो सिस्टम के बीच इजराइल के एक परिष्कृत और बहुपरत वायु रक्षा नेटवर्क के मध्य भाग को धारण करता है। मतलब उनके दोनों के बीच की ये एक टेक्नोलॉजी। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो इसमें एक ऊर्ध्वाधर मिसाइल फायरिंग इकाई है और एक अग्नि नियंत्रण रडार है, एक युद्ध प्रबंधन ऑपरेटर स्टेशन और स्टेशन इंटरसेप्टर इसमें शामिल हैं। प्रत्येक फायरिंग यूनिट 12 मिसाइलों तक शामिल कर सकती है और इसे लगभग 40 से 300 किलोमीटर की दूरी पर बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 7.5 मैक तक की गति तक पहुंचने के लिए 3 पल्स ठोस प्रणोदक यानी सॉलिड जो वो ईंधन होता है और मोटर या इसका मोटर का उपयोग करता है। इसके पहले 2 पल्स मिसाइल को इसके प्रारंभिक प्रक्षेपण पथ के माध्यम से गति प्रदान करते हैं, जबकि तीसरा इंटरसेप्टर को संचालित करने और अवरोधन के पहले गति बढ़ाने के लिए यह सक्रिय होता है। आयरन डोम के विपरीत स्टनर के पास कोई बार हेड नहीं होता है, वह लक्ष्य पर सीधे हमला करके उसे हरा देता है। प्रत्येक स्टनर मिसाइल के उत्पादन में अनुमानित 1 मिलियन की लागत आती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आईएनएस सागरधुनी के बारे में, तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में आईएनएस सागरधुनी एक समुद्री विज्ञान अनुसंधान पोत कोची के दक्षिणी नौसेना कमान के दक्षिण जेट्टी से 2 महीने लंबे सागर मैत्री मिशन 4 पर रवाना हुआ है, तो तभी ये चर्चा में आया है। ये एक समुद्री ध्वनिक अनुसंधान जहाज है जिसे डीआरडीओ द्वारा कोची की नौसेना भौतिक और समुद्री विज्ञान प्रयोगशालाओं द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और GRSE लिमिटेड द्वारा ये स्वदेशी रूप से निर्मित है। इसे जुलाई 1994 में लॉन्च किया गया था। NPOL समुद्री पर्यावरण और संबंधित क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए इसको शामिल किया गया है। यह पोत पिछले 25 वर्षों
से व्यापक समुद्री अवलोकन मिशनों और अनुसंधान में संलग्न है, मतलब कर रहा है। अब देख लेते हैं सागर मैत्री क्या है। तो सागर मैत्री सब चर्चा में आया, तो ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की एक अनोखी पहल है। ये भारत की नीति घोषणा क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के व्यापक उद्देश्य का समर्थन करता है, ताकि सामाजिक आर्थिक पहलुओं में घनिष्ठ सहयोग के साथ साथ अधिक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बातचीत को बढ़ावा दिया जा सके। खासकर हिंद महासागर रिम एसोसिएशन वाले जो देश हैं उनके बीच समुद्री अनुसंधान में ये मुख्य भूमिका निभाता है, उसके लिए काम करता है। इस नीति के तत्वावधान में DRDO ने मैत्री यानी समुद्र और संबंध अंतर विषय प्रशिक्षण का अनुसंधान के लिए पहल नामक एक वैज्ञानिक संगठन शुरू किया है, जो महासागर अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में IOR देशों के साथ दीर्घकालिक सहयोग स्थापित करने पर केंद्रित है। इस मिशन का लक्ष्य ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और म्यांमार के यानी 8 IOR देशों के साथ दीर्घकालिक वैज्ञानिक साझेदारी और सहयोग स्थापित करना है। वर्तमान में मिशन, तो वर्तमान में इस योजना में उत्तरी अरब सागर में INS सागरध्वनि पर वैज्ञानिक तैनाती और ओमान में सुल्तान कबूस विश्वविद्यालय में समुद्री विज्ञान और मत्स्य पालन विभाग के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करना शामिल है। यह मिशन वैज्ञानिकों और महासागरों का अध्ययन करने वाले अपने IOR समकक्षों के साथ सहयोग करने और मजबूत कामकाजी संबंध बनाने के अवसर प्रदान करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अमूर बाज, यानी इसको इंग्लिश में अमूर फाल्गन बोलते हैं। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो अभी मणिपुर के वन विभाग तामेंगलोंग जिले में अमूर बाज दुनिया की सबसे लंबे समय तक यात्रा करने वाला रैप्टर की गिनती करेगा, तो इसीलिए चर्चा में आया है। ये बाज परिवार का एक छोटा सा शिकारी पक्षी है। स्थानीय रूप में से इसे अखुइया पुइना के नाम से जाना जाने वाला ये पक्षी मुख्य रूप से मणिपुर और नागालैंड में पाया जाता है। ये दक्षिण पूर्व साइबेरिया और उत्तरी चीन में प्रजनन करते हैं और दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में सर्दियों के लिए बड़े झुंडों में लंबी दूरी ये तय करते हैं। भारत से होकर एक तरफा यात्रा लगभग 20,000 किलोमीटर लंबी होती है और ये पक्षी साल में 2 बार ऐसा करते हैं। इनके संरक्षणों का प्रयास किया गया है कुछ, तो ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है और इसकी अनुसूची 4 में ये के तहत ये शामिल किया गया है इसको। और पक्षियों का शिकार करने और उनका मांस खाने पर 3 साल तक की कैद या 25,000 रुपये तक का जुर्माना या उसको दंड दिया जाएगा अगर इसको मारेगा तो। 2018 में से वन विभाग ने पक्षियों के प्रवासियों मार्ग का अध्ययन करने के लिए उन्हें रेडियो टैग करके एक संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इसकी IUCN की रेड डाटा जो लिस्ट निकलती है उसमें इसको लिस्ट कंसर्न यानी कम से कम चिंता का विषय वाला ये पक्षी है, मतलब इसका कोई खतरा नहीं है। और बाकी जो खतरे इसको छोटे मोटे हैं तो क्या किससे हैं, तो इसे प्रवास के दौरान अवैध रूप से इसका शिकार किया जाता है और हत्या कर दी जाती है। और जो कृषि पद्धति और भूमि पुनर्ग्रहण यानी कल्टीवेशन कृषि होती है और जो जंगलों में वनों को काट के कृषि करी जाती है उससे इसको खतरा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है हेपेटाइटिस C के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मिस्र वैश्विक स्वास्थ्य निकाय के मापदंडों के अनुसार हेपेटाइटिस C के उन्मूलन की राह पर गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बन गया है। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। यह एक वायरल संक्रमण है जो लीवर को प्रभावित करता है। ये तीव्र यानी और दीर्घकालिक दोनों की तरह की बीमारी का कारण बन सकता है। ये जीवन के लिए खतरा भी हो सकता है। तो इसका ट्रांसमिशन यानी इसका फैलाव कैसे होता है, ये संक्रमित रक्त के संपर्क से आने से फैलता है और ये सुइयों या सिरिंजों को साझा करने से या असुरक्षित चिकित्सा प्रक्रियाओं जैसे कि बिना जांच के रक्त उत्पादों के साथ रक्त आदान से हो सकता है। यानी किसी व्यक्ति को सुई लगा दी और वही सुई उसको ये बीमारी हुई हेपेटाइटिस C और वही सुई दूसरे व्यक्ति को लगा दी तो उससे भी ये फैल सकता है। यह एक संक्रमित माँ से उसके बच्चे में और यौन गतिविधियों के माध्यम से भी ये एक दूसरे में जा सकता है। जो रक्त के संपर्क में आता है उसको ये हो सकता है। हेपेटाइटिस C स्तन के दूध, भोजन, पानी या किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ आकस्मिक संपर्क जैसे कि गला लगने, चुंबन, भोजन या पेय पदार्थ जो होता है उसको साझा करने से नहीं फैलता है। इसके लक्षण क्या हैं, तो इसमें बुखार आता है और थकान होती है, भूख ना लगना,
जी मतलाना, उल्टी आना, पेट दर्द, गहरे रंग का पेशाब और जो गहरे पीले रंग का पेशाब और त्वचा या आंखों का पीला पड़ जाना यानी पीलिया, इसमें इसके कुछ ये लक्षण हैं। इसका भौगोलिक वितरण क्या है, तो मतलब ये बीमारी सबसे अधिक बोझ यानी सबसे ज़्यादा ये भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र हैं और यूरोपीय क्षेत्र हैं उसमें ये पाई जाती है। नए HCV संक्रमण आमतौर पर लक्षणहीन होते हैं। संक्रमण हाल ही में होने वाले कुछ लोगों का निदान भी किया जाता है। उन लोगों में जो क्रोनिक HCV संक्रमण विकसित करते हैं वो संक्रमण का अक्सर निदान नहीं किया जाता है उनका, और क्योंकि यह संक्रमण के दशकों बाद तक स्पर्शोन्मुख रहता है, जब लक्षण गंभीर यकृत की क्षति के बाद विकसित होते हैं। ये हेपेटाइटिस सी के लिए कोई टीका नहीं है, लेकिन इसका इलाज एंटीवायरल दवाओं से किया जा सकता है। अब एक चर्चा में आया था गोल्ड टीयर स्थिति शब्द, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये गोल्ड टीयर इसमें विशिष्ट मानदंडों का पूरा करना शामिल है, जैसे कि 100% रक्त और इंजेक्शन की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, नशीली दवाओं का इंजेक्शन लगाने वाले रोगों के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम 150 सुई सिरिंज बनाए रखना, और क्रोनिक हेपेटाइटिस सी वायरस से पीड़ित 80% से अधिक लोगों का निदान किया जा सकता है। HCV से पीड़ित 70% से अधिक व्यक्तियों का उपचार हो सकता है, और इसमें लीवर सहित हेपेटाइटिस सीक्वेल के लिए एक प्रहरी निगरानी कार्यक्रम की स्थापना की गई है। तो हमारे सारे आर्टिकल खत्म हो गए, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।